डियर व्यूअर्स, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट लाता हूँ जिसमें इम्पोर्टेंट तथ्यों को, इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित करता हूँ। यह आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच में वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। कुछ डिटेल में देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वह चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं, लेकिन अगर गुप्त वंश के स्थापना की बात किया जाए तो वह श्रीगुप्त को इसका संस्थापक माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद कौन आए? घटोत्कच, जो कि उसके उत्तराधिकारी थे, और इन दोनों को ही यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच को क्या कहा गया? महाराजा के नाम से उपाधि से सम्मानित किया गया। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि वास्तविक शासक कहलाते हैं, संस्थापक कहलाते हैं गुप्त वंश के, उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि कहा गया और वो गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्हें महाराजाधिराज कहा गया। लगभग 330 ईस्वी पूर्व में समुद्रगुप्त, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी बने। यहाँ तो आप हायरार्की भी एक देख सकते हैं। सबसे पहला जो है वह श्रीगुप्त हुए, उसके बाद घटोत्कच हुए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम हुए, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद फिर समुद्रगुप्त हुए। इस तरह से ये एक सिलसिला है गुप्त शासकों का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो आपका सही आंसर होगा गुजरात। जो भी समुद्र के किनारे बसा हुआ राज्य होगा उसी में से एक होना था, तो यहाँ पे सही आंसर है गुजरात। अब जानते हैं गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। भारत में नमक का औसत जो वार्षिक उत्पादन है वह 215 लाख टन है, जिसमें से 76% गुजरात से आता है। अब गुजरात में भी कहाँ से? खारगोडा जो शहर है वह मुख्य स्थान है जहाँ पर नमक की खदानें स्थित हैं। तो ये आप याद रखिएगा, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? गुजरात। गुजरात में कहाँ से? खारगोडा नामक जगह से। अगले प्रश्न को देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था वह कांग्रेस का अधिवेशन था। कौन सा? लाहौर अधिवेशन, जिसका मतलब कब किया गया था लाहौर अधिवेशन? 1929 ईस्वी। ईस्वी भी डेट भी याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अध्यक्षता किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वहाँ पे एक प्रस्ताव पारित किया गया कि भारतीयों को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, और यह प्रस्ताव चूँकि अध्यक्ष नेहरू थे तो उन्होंने ही पेश किया था। नेहरू ने कहा था हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। तो आपका प्रश्न था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुए, और किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अगला है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है, यानी वर्मी कंपोस्ट किस जीव से बनाया जाता है? तो आंसर आपको दिख ही रहा होगा, केचुआ से वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट का होता क्या है? एक गड्ढा होता है, उसमें जो भी सड़ा गला चीज़ होता है आप उसको डालते हैं। जैसे गांव घर में तो गोबर को डाला जाता है, गाय का जो गोबर होता है उसको डाला जाता है, या फिर जो अपशिष्ट जैविक अपशिष्ट होता है उस सब को डाला जाता है। फिर केचुआ को उसमें डाल दिया जाता है, और केचुआ उस सब को कंपोस्ट, उस सब का भोजन के रूप में इस्तेमाल करके फिर वो एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जैविक खाद को बनाता है। तो इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि कहा जाता है, और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जीव केचुआ ही होता है। अगला है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका आंसर होगा हैदराबाद। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ऐसे विज्ञान केंद्र जैसे है तो ये आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, उसके बाद विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है,
औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? औषधि और विष वाला दोनों जो है वह लखनऊ में है, दोनों याद रखिएगा। औषधि जो है वह भी लखनऊ में है और विष का जो है वह भी लखनऊ में है। इसी तरह चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। अभी मैंने जैसे पूछा था आपसे कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून में है। तो इस तरह से जितने भी संस्थान इम्पोर्टेंट जो संस्था हैं भारत के, वो सब आप याद रखिएगा। अगला है जीवद्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रदरफोर्ड ने, हक्सले ने, पुरकिंजे ने या फिर जॉन डाल्टन ने? जीवद्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका सही आंसर होगा पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। जीव द्रव्य होता क्या है? कोशिका के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है जिसके अंदर सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, वही जीव द्रव्य कहलाता है। तो इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। देख लीजिए, जीवद्रव शब्द 1839 में पुरकिंजे द्वारा दिया गया था। यह एक कोशिका की जीवित पदार्थ है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। बाहरी आवरण जो होता है उसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह मूल रूप से न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, लिपिड जैसे छोटे अणुओं के मिश्रण से बनता है। अच्छा, इसकी संरचना, जीव द्रव्य जो है इसकी संरचना किससे होती है? न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और लिपिड जैसे कुछ छोटे मिश्रण से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज किया था। डिटेल से देखिए, स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री से स्कॉटलैंड के रहने वाले थे ये रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। एक नाभिक जो कि यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला यह एक अंग होता है और यह झिल्लियों से घिरा होता है। देखिए, यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है वह विकसित कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वह विकसित कोशिका नहीं होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस वर्ड का उपयोग किया गया है कि एक नाभिक यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला एक अंग है और यह झिल्लियों से घिरा होता है। दो तरह के कोशिका के प्रकार होते हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिका के डीएनए का संचय करना होता है। यानी केंद्रक में मेन रूप से क्या रहता है? डीएनए। आप जो जानते हैं डायऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे आनुवंशिक गुणों को रखता है वह डीएनए होता है और डीएनए किसमें होता है? केंद्रक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे नामदेव, चैतन्य, रामानंद या फिर रामानुज? आपका सही आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। इनको महाप्रभु के नाम से, चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। ये बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। यानी देखिए, दक्षिण भारत में तो कई संत हुए जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हुए। उत्तर भारत में शुरुआत हुआ बंगाल से, तो बंगाल में इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। डिटेल देखिए, भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में तमिल दक्षिण भारत में हुआ था और उत्तर की ओर फैला। जैसा कि मैंने बताया, पहले दक्षिण भारत और कहाँ से? तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई और बाद में केरल के कुछ भागों में हुई और बाद में उत्तर में फैला। ये पहला भक्ति आंदोलन जो था वह रामानुजाचार्य द्वारा आयोजित किया गया था। अच्छा, रामानुजाचार्य जो थे वो किस सिद्धांत के, किस वैदिक दर्शन के प्रतिपादक थे? यह भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य जो थे वह विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। ऐसा पहले भी मैंने कई दर्शन पढ़ाए थे, चारवाक का जो लोकायत दर्शन है और भी जैमिनी जो है वह न्याय दर्शन जैमिनी का है, न्याय दर्शन गौतम का है। इस तरह से मैंने ढेर सारे पिछले दर्शन को पढ़ाया है जो आप वीडियो में देख सकते हैं पिछले पुराने प्रैक्टिस सेट में। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। यानी बंगाल में उस समय शासक कौन था? अलाउद्दीन हुसैन शाह शासक थे
और उसी के समकालीन चैतन्य महाप्रभु हुए। इनका जो जीवन काल माना जाता है वह 1486 से लेकर 1534 तक जीवित रहे। एक वैदिक आध्यात्मिक नेता थे और उन्होंने गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना की। वैष्णववाद कहने का मतलब ये हो जाता है भगवान कृष्ण की आराधना पे इन्होंने जोर दिया था, और वैष्णव भक्ति योग के वैष्णव स्कूल के भी अधिवक्ता रहे थे। तो ये आप उनके बारे में याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 223 या फिर अनुच्छेद 330? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की चर्चा करता है, और 324 से लेकर 329 अनुच्छेद टोटल जो है वह चुनाव आयोग से संबंधित है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम चुनाव आयोग को जानते हैं। चुनाव आयोग जो है वह 324 में उल्लिखित है, जैसा कि आप जान रहे हैं। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि चुनाव आयोग जो है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, वह किन किन निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार होता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उसके बाद विधानमंडल कहने का मतलब दोनों आ जाता है, विधान परिषद और विधानसभा। और अगर हम संसद कहें तो उसमें भी दोनों आ जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो एक बार फिर से देखिए किस किस के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग यानी जो चुनाव आयोग है वह जिम्मेदार है। तो पहला हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इन सभी के चुनाव के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। जबकि राज्यों का चुनाव आयोग जो होता है वह पंचायत में कोई भी चुनाव हो रहा है, जैसे मुखिया का चुनाव हो रहा है, सरपंच का चुनाव हो रहा है, तो इन सब के लिए राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग चुनाव नहीं करवाता है? उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा पंचायत चुनाव। तो वही गलत आंसर होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग का कार्य होता है। और कुछ डिटेल जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें चुनावों का नियंत्रण, चुनावों का अधीक्षण, ये सारा काम किया जाता है। और राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि अभी कितने चुनाव आयुक्त होंगे इसकी संख्या बढ़ाने घटाने का अधिकार होता है। अभी जो है वह एक चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। अभी वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब देखते हैं 324 से 329 तक एक एक अनुच्छेद को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अनुच्छेद जो 324 है वह सीधा कहता है निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। ये शक्तियों के बारे में चुनाव आयोग का पता है। और लिंग, जाति और धर्म, आप सीधा याद रखिएगा, लिंग, जाति और धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को भी चुनाव देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यह किस में कहा गया है? 325 में, अनुच्छेद 325 में कहा गया है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 326 की, तो 326 में वयस्क मताधिकार की बात किया गया है। वयस्क मताधिकार आप जानते हैं 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति होते हैं, ना भारत के नागरिक हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है। इस वयस्क मताधिकार की चर्चा अनुच्छेद 326 में किया गया है, और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया। अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है? नीचे आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा वयस्क मताधिकार से। तो 3 यहाँ पे हो गए, 24, 25, 26। एक बार फिर से बताता हूँ, 24 चुनाव आयोग होगा, 25 लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करना है, मतदाता सूची में नाम रहना ही रहना है, इन सब के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 326 वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अगला देखिए 327 विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति। तो संसद को जो शक्ति दिया गया विधानसभा के चुनाव के लिए वह 327 में। अब होगा कि विधानमंडल के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति, तो वह है 328 में। और 329 में चुनावी मामले जो है उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप जो है वो होगा या नहीं, उसके बारे में चर्चा 329 में किया गया है। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ टोटल कितना अनुच्छेद है। 324, 25, 26। 24 में चुनाव आयोग होगा, 25 में लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कभी भी किसी भी
मतदाता में भेदभाव नहीं होगा। और 326 के में वयस्क मताधिकार की बात किया गया। 27, 28, 7 में याद रखिएगा। विधानसभा के चुनाव में संसद की जो शक्ति है वह 327 में दिया गया है। विधानमंडल के चुनाव में जो राज्य की विधानसभा की शक्ति है वह 328 में दिया गया है। और 329 में चुनावी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप करेगा नहीं करेगा इसके बारे में जानकारी 329 में दिया। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक? सही आंसर है तमिलनाडु। डिटेल से देखते हैं। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है और इसका नाम क्या है? मुप्पड्डल विंड फार्म। और इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। देखिए, जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण, इन सब से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वह आजकल एग्ज़ाम का ट्रेंड हो चुका है, तो आप ऐसे प्रश्न को ज़रूर देख कर जाएँ। अनुच्छेद 31C संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? 22वां, 24वां, 25वां या फिर 27वां? सही आंसर होगा 25वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 31C को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया है। तो यह कब आया था 25वां संविधान संशोधन? 1971 ईस्वी में 25वां संविधान संशोधन आया था, जिसके तहत यह व्यवस्था किया गया कि सरकार ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य के कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता दी थी। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको आप डिटेल से देख के जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? आपका ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या फिर मखरली मिट्टी, जिसे क्ले सॉइल कहते हैं। सही आंसर होगा काली मिट्टी। जबकि यहाँ आपको लग रहा होगा कि जलोढ़ मिट्टी, आपको लग रहा होगा जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता ज़्यादा होती है तो वही होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर कैद किया गया? आप 1942 जान ही रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही प्रारंभ हुआ था उसके जस्ट कुछ ही दिनों के बाद कुछ ही घंटों के बाद आप कहें तो गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया था वह पूछा गया है। बम्बई, पूना, इलाहाबाद और कोलकाता। सही आंसर होगा पूना के यरवदा जेल में गांधी जी को रखा गया था 9 अगस्त 1942 को। देख लीजिए डिटेल से, गांधी जी को पूना के जेल में रखा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद और अन्य नेताओं को अहमदनगर किले में हिरासत में लिया गया था। सब याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, अहमदनगर किला। महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में। और उसके बाद राम मनोहर लोहिया, अच्युत और एस.एम. जोशी। हाँ, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के 2 प्रमुख नेता थे जिनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, चूँकि आप बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण। जब सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे तो उस समय भूमिगत होकर अगर कोई इस आंदोलन को बढ़ा रहा था तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का था, और दोनों बिहार की धरती से संबंधित हैं। अब हम जरा आंदोलन के बारे में जानते हैं। यह आंदोलन की घोषणा कब किया गया? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की जो बैठक हुई उसमें बॉम्बे में अधिवेशन हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। वही ग्वालियर टैंक मैदान में ये हुआ था, और यहीं पे गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था। और जैसे ही ये आंदोलन स्टार्ट हुआ 8 अगस्त को, तो 9 अगस्त 1942 को सरकार ने जितने भी प्रमुख नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जहांगीर किसे इंग्लिश खान कहता था? जहांगीर किसे इंग्लिश खान कहता था? तो टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी
मिडिल्टन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा विलियम हॉकिंस को जहांगीर इंग्लिश खान कहता था। देखते हैं डिटेल में। विलियम हॉकिंस जो था वह तुर्की के अच्छे जानकार थे, उसे तुर्की भाषा अच्छे से आती थी। और जहांगीर और उसके कुछ मंत्री बाबर की मातृभाषा तुर्की भी जानते थे। तो देखिए पैचअप कैसे हुआ, जहाँ विलियम हॉकिंस जो था वो तुर्की अच्छे से जानता था और जहांगीर और उसके कुछ मंत्री, चूँकि बाबर की मातृभाषा थी तुर्की, तो इसीलिए वो मातृभाषा तुर्की भी जानते थे। और वह सम्राट जहांगीर के दरबार में पैर जमाने में सक्षम हो गया। बादशाह जहांगीर ने उन्हें अंग्रेज खान कहा था, यानी घनिष्ठतम संबंध था किसका, विलियम हॉकिंस का और फिर जहांगीर का, इसीलिए उसने उसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, अंग्रेज खान कहा था। अगला प्रश्न है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता, तांबा टीन, तांबा चांदी, तांबा निकेल। सही आंसर होगा तांबा और जस्ता। मैंने इस पे ट्रिक भी बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रिक का जो वीडियो है उसको आप जाके देखें, वहाँ पे मिश्र धातु का एक वीडियो होगा। जैसे पिताजी, इसका ट्रिक था पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जौ से जस्ता। तो पिताजी से याद रखिएगा, पीतल और जस्ता जो है वो मिला के क्या बनता है, पीतल बनता है। तांबा और जस्ता मिला के क्या बनता है, पीतल बनता है। वहीं पे अगर हम तांबा और टीन की बात करें तो तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। आगे निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है उत्तल लेंस प्रयुक्त करके, अवतल लेंस प्रयुक्त करके, समतल अवतल लेंस प्रयुक्त करके या फिर समतल कांच के लेंस को प्रयोग करके। सही आंसर होगा अवतल लेंस का प्रयोग करके। याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यहाँ कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, सुनने में क्या लगता है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की दृष्टि में नज़दीक की चीज़ देखने में परेशानी होता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप हमेशा याद रखिएगा जो दृष्टि दोष आपको बोला जाएगा उसका उल्टा आप बोलिएगा कि परेशानी किस में है, उल्टा में। यानी निकट दृष्टि दोष बोला गया तो निकट की चीज़ साफ दिखती है, दिखाई क्या नहीं देता है, दूर की वस्तु। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये होता क्यों है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, जब नेत्र की गोलकता बढ़ जाती है, जब नेत्र की गोलाई जो है वो बढ़ जाता है तो उसका फोकस कम हो जाता है और फोकस के कम होने के कारण जहाँ पे प्रतिबिंब को बनना चाहिए, जिसे आप रेटिना कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं, जहाँ पे प्रतिबिंब को बनना चाहिए उस पर ना बन के थोड़ा पहले ही बन जाता है। चलिए अगला है फ्लेमिंगो उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। डिटेल से देखते हैं। यह एक कार्यक्रम एक्चुअली होता क्या है, आंध्र प्रदेश का आपने एक झील सुना होगा पुलिकट झील, और वो बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ जाड़े के दिनों में जो जनवरी वगैरह का महीना होता है इसमें प्रवासी पक्षी आते हैं। और फ्लेमिंगो कहते किसको हैं, वही राजहंस। फ्लेमिंगो का हिंदी राजहंस कहा जाता है। हंस आपने सुना होगा, हंस का जोड़ा, तो वो राजहंस जो हैं साइबेरिया से जनवरी के मौसम में यहाँ पे आते हैं। फ्लेमिंगो जो है वह पुलिकट झील के आसपास आते हैं, वहाँ पे शिकार करते हैं, प्रजनन करते हैं, और जब प्रजनन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर वो अपने जगह पे यानी साइबेरिया लौट जाते हैं। तो इसी के दौरान यहाँ पे क्या होता है, नौका दौड़, अन्य प्रदर्शनी वगैरह का आयोजन किया जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, राजहंस फेस्टिवल या फिर फ्लेमिंगो उत्सव कहते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सा हुआ, कहाँ पे मनाया जाता है फ्लेमिंगो उत्सव, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ, पुलिकट झील के आसपास के क्षेत्रों में। पुलिकट झील में चूँकि ये कहाँ से पक्षी आते हैं, साइबेरिया से पक्षी आते हैं। फ्लेमिंगो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो राजहंस के नाम से जाना जाता है। अगला देख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार, मालवा का पठार, लद्दाख का पठार या फिर दक्कन का पठार।
सही आंसर होगा पामीर का पठार, जिसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब डिटेल से जानते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है। लोकप्रिय रूप से इसे विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। और यह स्थित कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिमी चीन में स्थित है। पामीर का पठार कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पश्चिमी चीन में स्थित है। और 55 मिलियन साल पहले दो टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है धरती के अंदर, जिसके कारण भूकंप वगैरह भी यही आता है। टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराते हैं तभी भूकंप आता है। तो ऐसे ही दो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के फलस्वरूप चीन के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत में जो उभार आया वह पामीर का पठार बना। अच्छा, आपको बेसिक चीज़ तो पता ही होगा, पठार और पर्वत में क्या अंतर है। पर्वत जब नुकीला शिखर बनाता है तो वो पर्वत कहलाता है। और पठार जब समतल जिसका सतह ऊंचाई पे जो सतह होता है वह अगर समतल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपेक्षाकृत समतल कहिए, पूरा समतल तो हो ही नहीं सकता है, तो उसे हम पठार कहते हैं। अगला है लाल सिंधी है भैंसों की प्रजाति, घोड़े की प्रजाति, गाय की प्रजाति या फिर मानव की प्रजाति। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा गाय की एक प्रजाति है लाल सिंधी। और लाल सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया, ये सभी गाय की बेहतरीन प्रजाति हैं जिससे अत्यधिक देसी, और ये देसी प्रजाति है। सबसे खासियत क्या है? लाल सिंधी जो है देसी प्रजाति है। आप फिगर भी देख सकते हैं, पहले फिगर देख लीजिए। इस तरह की जो गाय होती है वह देसी गाय कही जाती है। और ये लाल सिंधी का फिगर आपको दिखाया गया है। डिटेल से जान लीजिए। लाल सिंधी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उत्पन्न होने वाली एक प्रतिष्ठित गर्मी सहिष्णु देसी डेयरी पशु नस्ल है। गर्मी सहिष्णु यानी ये गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। आप अगर गांव घर के होंगे तो आपको पता होगा, गांव घर में आजकल एक जर्सी गाय होती है, जर्सी कहा जाता है इसे। तो उसको थोड़ा सा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, उसको जिसमें सींग नहीं होता है ना, जिसका सींग ख़त्म कर दिया जाता है, तो वो गाय जर्सी गाय कहलाती है। और उसको दोपहर में नहलाने की ज़रूरत पड़ती है गर्मी के दिनों में। लेकिन ये गाय जो होती है लाल सिंधी, ये गर्मी सहिष्णु होती है, गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है। और ये चूँकि उत्पन्न इसका मेन ओरिजिन कहाँ पे है, तो वह है पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, इसीलिए इसे लाल सिंधी के नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम लाल कराची, लाल सिंधी, मलिर ये सभी नाम होता है। और बस इतना ही याद रखिएगा, लाल सिंधी किसकी प्रजाति है? गाय की प्रजाति है। साहिवाल गाय की प्रजाति है। और यह एक स्वदेशी प्रजाति है। फिगर आप देख लीजिए। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। सही आंसर है नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में जुड़ के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो वह क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? एक बड़ा सा नाभिक जब टूट के दो छोटे छोटे नाभिकों में बदलता है तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन से होती है। वहीं पे नाभिकीय विखंडन का भी प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे परमाणु ऊर्जा, परमाणु शक्ति। अगर हम हाइड्रोजन बम की परमाणु बम की बात करें तो उसमें भी नाभिकीय विखंडन का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे सेफ होता है नाभिकीय संलयन। अच्छा, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होता है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो दो हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़ के हीलियम का निर्माण करते हैं और ऐसी प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती है और इसके फलस्वरूप एक ह्यूज मात्रा में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सा नेशनल हाईवे है जिसको म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? NH27, NH28, NH39 या फिर NH37? म्यांमार की जीवन रेखा सही आंसर है NH39 जो है, जिसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? पोटेशियम, सोडियम, गैलियम या फिर एल्यूमिनियम?
तो आपका सही आंसर होगा गैलियम एक ऐसी धातु है जिसको अगर आप हथेली पे रखते हैं तो वह पिघल जाती है। इससे पिछले सेट में मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम वैसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को रखा कहाँ पे जाता है, तो सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, जबकि पोटेशियम को पैराफिन मोम में रखा जाता है। ऐसा क्यों? इन सभी की अवक्रिया जो होती है, सोडियम पोटेशियम का बता रहा हूँ, इसकी जो अवक्रिया करने की जो क्षमता होती है वह काफ़ी अधिक होती है, इसीलिए इन दोनों को खुले में नहीं छोड़ा जाता है। जबकि गैलियम की अगर हम बात करें तो इसको हथेली पे आप जैसे ही रखेंगे या पिघल जाएगा, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वह बहुत निम्न होता है और लगभग कितना होता है 29.76 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है अपना वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। तो अब इसका गलनांक ही 29 है। आप 37 डिग्री हाथ पे जैसे ही आप उसको गैलियम को रखेंगे तो वो 37 डिग्री टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो वो पिघल जाता है। तो इस तरह से गैलियम समझ गए आप। कैसे याद कैसे रखिएगा कौन सा धातु है जो पिघल जाता है, तो पिघलने को हम गलना भी बोलते हैं। तो गलना से गैलियम याद रख लीजिए कि हाथ पे रखते ही कोई चीज़ पिघल जाए तो वह गैलियम है। इसकी परमाणु संख्या जो होती है गैलियम की 31 होती है और यह आवर्त सारणी के समूह 13 में स्थित है। अगर आवर्त पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था मैंने, आवर्त सारणी के समूह 18 किससे संबंधित है, तो वह निष्क्रिय गैस से संबंधित है। निष्क्रिय गैस वही हीलियम, आर्गन, रेडन, नियॉन, कैप्टन, ये सभी जो होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ये सब जो होते हैं ये आवर्त सारणी के समूह 18 अक्रिय गैस से संबंधित हैं। तो आप रिवाइज करते चलिए, एक बार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, बार बार वीडियो को देखिए जिससे आपको तथ्य याद हो जाए। और निम्न में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? तो सामूहिक रूप से यानी किसको किसको मिला के ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? NH7, NH1, NH4, NH1, NH2, NH5, NH1 या NH2, ये दोनों मतलब NH1 और NH2। तो सही आंसर है NH1 और NH2 को कंबाइंड रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। डिटेल से देख लीजिए, आपको मालूम ही होगा ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया किसने था? शेरशाह सूरी ने बनाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शॉर्ट में GT रोड कहते हैं, दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़क थी जिस समय बना था। और इसका दूसरा नाम जो रखा गया था वह था सदाक ई शेरशाह के नाम से जाना जाता था। और यह काबुल से लाहौर, उसके बाद दिल्ली और पश्चिम बंगाल कलकत्ता होते हुए बांग्लादेश के चटगांव तक पहुंचता है। यानी देखिए, अफ़गानिस्तान काबुल हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये 4 राष्ट्रों को जोड़ते हुए सड़क जाती है। तो NH1 and 2 कंबाइंड रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है। निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ज़रा प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं पूछा गया है कि भारतीय रेलवे प्रारंभ कब हुआ था, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था पूछा गया है। 1948, 1949, 1950 या फिर 1951। सही आंसर होगा 1951 ईस्वी में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जबकि भारतीय रेलवे स्टार्ट कब हुआ था? 1853 में। कि कौन थे? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे का शुरुआत हुआ था। बॉम्बे से पुणे के महाराष्ट्र से थाने के बीच में सबसे पहली ट्रेन चली थी। और ये 1951 ईस्वी में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। रेल आज जो है एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। एकल प्रबंधन के तहत अगर हम बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और एशिया का पहला रेलवे नेटवर्क है। इतना बड़ा है, लगभग 3 लाख के लगभग एम्प्लॉई रेलवे में काम करते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा नियोक्ता, और देश का सबसे बड़ा नियोक्ता भी रेलवे ही है। तो ये सब तथ्य आप याद रखिएगा।
कालिदास के किस नाटक में पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है? देखिए, प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताता हूँ। मेरा जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है या मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रश्न वहीं से आ सकते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मालविका अग्निमित्र हो गया, विक्रमोर्वशीय हो गया, या फिर रघुवंशम हो गया। ये सभी जो है कालिदास के ही रचना है। आपको बताना है कि इसमें पुरूरवा और उर्वशी की कहानी का वर्णन है। सही आंसर विक्रमोर्वशीय। यहाँ पे उर्वशीय लिखा ही हुआ है लास्ट में, जब आप तोड़ेंगे इसको तो ये कालिदास के द्वारा लिखित नाटक है। अन्य नाटक को हम जानते हैं, इनकी जो 7 रचनाएं हैं वो प्रमुख है, याद रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम पहला हो गया, विक्रमोर्वशीय या दूसरा हो गया, तीसरा मालविका अग्निमित्र हो गया। ये 3 जो हैं इनके नाटक हैं, सब अलग अलग याद रखिएगा। नाटक कौन कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय और मालविका अग्निमित्र। अच्छा, मालविका अग्निमित्र में भी पूछा गया है कि मालविका अग्निमित्र में किस राजा की कहानी है? अग्निमित्र राजा की कहानी है और उनकी गर्लफ्रेंड जो थी मालविका, उनकी प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है। अगर महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशम और कुमार संभवम, ये 2 महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित हैं। और खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार। तो 7 कौन कौन से हो गए, एक बार आप याद कर लीजिएगा पक्का। और नहीं हो सके नाटक कौन सा है, महाकाव्य कौन सा है, खंड काव्य कौन सा है, अगर ये अलग अलग करके याद ना हो तो कम से कम पूरा ज़रूर याद कर लीजिएगा कि ये 7 कौन कौन से रचनाएं हैं। अगस्त प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया? कोलकाता, मद्रास, बम्बई, बिहार। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सही आंसर होगा यह रामगढ़, बिहार के ही रामगढ़ में इसे प्रस्तुत किया गया था। एक्चुअली जानते हैं अगस्त प्रस्ताव था क्या, हुआ क्या था? तो उस समय हो क्या रहा था, 1940 के लगभग द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और अंग्रेज़ चाहते थे कि भारतीय जो हैं वह द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें, भारतीय सैनिक। लेकिन इससे कांग्रेस की जो समिति थी, कांग्रेस जो अपने समिति जो कि रामगढ़ में मिली थी, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ शामिल होंगे, लेकिन मेरा एक बात मानना पड़ेगा। और वो जो पूरा प्रस्ताव था वह यह था कि केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाएगी। और भी बहुत सारे प्रावधान थे जिसको उस समय के तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ उन्होंने नहीं माना था और एक अलग सा बात कुछ आश्वासन दिया था जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अब वो आश्वासन क्या था, ज़रा ये आपको जानना है कि लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा अगस्त प्रस्ताव के द्वारा क्या क्या ये दिया गया था, आश्वासन दिया गया था। तो कहा गया था कि संप्रभु राज्य का दर्जा दिया जाएगा और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें अधिकांश कौन होंगे, भारतीय होंगे, ये बात कहा गया। उसके बाद कहा गया कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना किया जाएगा। ये जो संप्रभु राज्य का दर्जा है ना, इसी को हम डोमिनियन स्टेट, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि डोमिनियन स्टेट का सिद्धांत किसके तहत दिया गया, तो ये अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत दिया गया था। लॉर्ड लिनलिथ वायसराय थे, फिर से बताता हूँ, लॉर्ड लिनलिथ वायसराय थे। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा उन्होंने कुछ चीज़ों को बताया कि मैं ये चीज़ कर दूंगा, लेकिन आप युद्ध में शामिल हो जाइए। तो सबसे पहले संप्रभु राज्य, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात किया था और वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार, यानी वायसराय की कार्यकारिणी में ज़्यादातर कौन होंगे, भारतीय होंगे, ये बात कही गई। उसके बाद कहा गया कि युद्ध जब समाप्त होगा तो संविधान सभा की स्थापना करने के लिए, जिसमें भारतीय लोग ही फैसला लेंगे, एक संविधान सभा की समिति का गठन किया जाएगा। तो ये सारी बातें, 3 मुख्य बातें अगस्त प्रस्ताव से निकल कर आती है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि कहाँ मिली? जर्मनी में, सिंगापुर में, जापान में या फिर लाहौर में? सही आंसर होगा जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया गया था। डिटेल से देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जो था वो जन्म कब हुआ था ये जान लीजिए। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा डिवीज़न बंगाल प्रांत में हुआ था। यानी उड़ीसा के कटक में कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। अब इस दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इन्हीं के जन्मदिन होने के कारण। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। प्रभावती होगा, प्रभावती दत्त बोस। और उन्होंने स्वराज्य अखबार की शुरुआत की थी, याद रखिएगा स्वराज्य अखबार का शुरुआत किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे, याद रखिएगा। CR दास, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसे हम हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जानते हैं। उस समय उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में हराया था। अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था उसमें पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। और इनके बाद इन्होंने आज़ाद हिंद राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज, इन सभी चीज़ों का गठन किया था। तो याद रखिएगा, फिर से बताता हूँ। नेताजी की उपाधि जर्मनी में दी गई। जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा के कटक में हुआ था। और उसके बाद इन्होंने कौन से अखबार का संचालन किया? स्वराज्य नामक अखबार का। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 1939 में पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1938 और 1939। 1939 के अधिवेशन में इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? मैं प्रत्येक सेट में आपको बताता हूँ कि जो भी पुराने बुक हैं उसे आप अवश्य ही देख लें, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है। BPSC का तो छोड़िए, UPSC भी ऐसे प्रश्नों को डालता है। हाँ, इतना हल्का नहीं, वो ऐसा वर्ड आपको लिखेगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन वो भी पुराने जो भी बुक्स हैं उसको लेके आता है। इस बार के भी कुछ प्रश्न में इस तरह मैचिंग वाला दिया हुआ था। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष, असंग, इंद्रसेन या फिर कल्हण? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कथनों में से किसने नील की खेती को संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? यानी जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें बिहार में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? आपसे ये पूछा गया है। JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल और या फिर मोतीलाल नेहरू? सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। इन्होंने नील की खेती को मतलब संबोधित, यानी यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया था, राजकुमार शुक्ल। और सर A.O. ह्यूम ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? आपसे पूछा गया है सर A.O. ह्यूम ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महादेव गोविंद रानडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? सही आंसर होगा महादेव गोविंद रानडे को A.O. ह्यूम। जानते हैं आप A.O. ह्यूम कौन थे? 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आज जो सबसे पुरानी पार्टी बनी फिरी है कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। लेकिन ये बस सिर्फ अंग्रेज थे, लेकिन इनमें भारतीय लोगों के प्रति भावना अधिक थी। यह एक मतलब अस्थाई सरकार की स्थापना के लिए इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी उस समय। तो इनके गुरु कौन होंगे? कोई भारतीय ही होंगे। तो महादेव गोविंद रानडे जो थे वह इसके राजनीतिक गुरु थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान लिखा जाता है, कहीं पे प्राधिकरण लिखा रहेगा। तो आपको याद करना है, क्योंकि इसका जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दावोस स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, लंदन इंग्लैंड, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? सही आंसर होगा वियना ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो वियना है। तो वहीं पे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण, जो भी कह लीजिए। तो ये याद रखिएगा आप, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य क्या है?
परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और कभी भी हथियारों के रूप में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल ना हो, इस चीज़ को मतलब सही करने के लिए IAEA का गठन किया गया। कब किया गया? 1957 ईस्वी में ही इसका गठन किया गया और इसका जो मुख्यालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। अगला है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश के परावर्तन को, प्रकाश का अपवर्तन को, प्रकाश के विक्षेपण को या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन को? सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। देख लीजिए प्रकाश के प्रकीर्णन को संबंधित है। होता क्या है, कोलाइडली विलयन या बहुत महीन निलंबन में कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना दिखाई जाती है। छोड़िए, आपको मैं नॉर्मली बताता हूँ टिंडल प्रभाव। जब आप पहले ज़माने में जब या अभी भी घर होता है जो खपरे का घर होता है, खपरेल का घर होता है ना, कहीं उसमें अगर छेद आपको दिखाई देगा और अंदर अंधेरा है, रूम में अंधेरा है, जब सूरज की रोशनी उससे होके अंदर आती है तो आपको उस जहाँ से रोशनी आ रही है वहाँ पे कुछ डॉटेड आपको धूलकण उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो यही सब वो क्यों दिखाई देता है वहाँ पे, क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? सही आंसर होगा 3 बार इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तीनों याद रखिएगा। 2 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1886 में कलकत्ता में हुआ था, 1906 में भी कलकत्ता में हुआ था और 1893 में लाहौर में हुआ था। ये तीनों अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। याद रखिएगा 1886 का कोलकाता, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन और 1893 का कलकत्ता अधिवेशन। ये 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें जनगण मन अधिनायक ये पहली बार गाया गया था। ये दोनों पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। और ये इनके बारे में और जान लीजिए। ये यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। यूनाइटेड किंगडम में ये यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। वहाँ पे देखिए 2 तरह का, जैसे अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा है तो वहाँ पे एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स जो लोकसभा के ही जैसा है और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे हम राज्यसभा के जैसा मानते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले संसद भारतीय संसद थे कौन? दादा भाई नौरोजी। और 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। जो भी संस्थान भारतीयों के द्वारा कहीं और जगह पे खोला गया है या इंडिया में खोला गया है उससे रिलेटेड प्रश्न को पूछना। जैसे ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब और किसने किया था, तो 1865 में दादा भाई नौरोजी ने। इसी तरह अगर पूछ लिया जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने किया था, 1867 में दादा भाई नौरोजी ने। अगला है अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसैनिक अभ्यास कौन से देश भाग ले रहे हैं? आपके ऑप्शन हैं ईरान, इंडिया, रसिया, सऊदी अरबिया और रसिया या फिर भारत, रूस और सऊदी अरब। सही आंसर होगा सऊदी अरबिया एंड रसिया इंडिया। इन दोनों के बीच में अल मोहद अल हिंदी सेना अभ्यास होता है। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिक अभ्यास हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि इस साल पूछा ही जाए, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो अब तो आपको याद ही होना चाहिए। हैंड इन हैंड चाइना के साथ होता है, सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है, मित्र शक्ति ये सभी जितना भी है ये बांग्लादेश के साथ होता है,
इस जैसे आप कुछ है यहाँ पे मैं बताता हूँ। सांप्रति जो अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, सॉरी मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। मैंने अभी बांग्लादेश बोल दिया था वो गलती से। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और मैत्री व्यायाम यानी मैत्री एक्सरसाइज समझिए ना, मैत्री एक्सरसाइज जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। युद्ध अभ्यास की बात करें तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, इसे आप देख लीजिएगा। अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु क्या होगा? सतह पर गिरेगी, स्थिर बनी रहेगी, अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी, या फिर स्पर्श रेखीय दूरी दूर जाएगी और स्पर्श रेखा से दूर जाएगी। सही आंसर होगा अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप अंतरिक्ष का स्पेस का बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई वायुमंडल होता नहीं है। तो आप अगर अंतरिक्ष से कोई चीज़ छोड़ते भी हैं तो वह नीचे नहीं गिर पाएगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। वहाँ गुरुत्वाकर्षण का अभाव है, वायुमंडल का अभाव है। तो उसको आपने जितना वेलोसिटी, जैसे ही आपने छोड़ा, जितना वेलोसिटी से आप नाच रहे हैं उसमें भी वही वेलोसिटी है, आपके साथ साथ वो चलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पे। अगला देखिए, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? भारत, स्पेन, ब्राज़ील, बांग्लादेश। सही आंसर होगा बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लगभग 700 के लगभग नदियाँ बांग्लादेश में बहती है और इसीलिए इसे नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, अत्री, रैडक, महानंदा, तिस्ता, मेघना, ये सभी, कर्णफूली, ये सभी जो नदियाँ हैं यह बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यीस्ट मिलाने पर गूँथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? ताप में वृद्धि, द्रव्य के परिमाण में वृद्धि, यीस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। निर्मोचन मतलब निकलना। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पिछले भी सेट में बताया था कि ये प्रश्न पूछा भी गया है। इधर का जो बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में ही, उसमें ये पूछा गया था। यीस्ट मिलाने पर जो गूँथा हुआ आटा होता है उसमें यीस्ट किण्वन करता है और किण्वन के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है इसीलिए वह ब्रेड बनाने के काम में आता है, मुलायम हो जाता है और फूल जाता है। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है। कुछ और अनुच्छेद को हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये इतने सारे अनुच्छेद अभी हम देखेंगे। आप एक एक करके याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न घुमा फिरा के पूछ ही लिया जाता है। अनुच्छेद 15 जो है उसमें लिंग, जाति और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, यानी भेदभाव नहीं होगा, किसी के बीच में समानता का अधिकार होगा, यह कहा गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में अवसर की स्वतंत्रता की बात किया गया है। अनुच्छेद 17 में अभी आपने देखा अस्पृश्यता के अंतर की बात की गई है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, जो पहले उपाधि मिलता था ना, राय बहादुर, ये वो जो भी मिलता था, वो कोई भी उपाधि किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। अब आप बोलिएगा भारत रत्न वगैरह दिया जाता है, हाँ वो सरकारी भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है ये महत्वपूर्ण उपाधियाँ, और ये उनके किसी कार्य के लिए दिया जाता है, उत्साहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। तो इन चीज़ों को छोड़ के अन्य किसी भी उपाधि से किसी को नवाजा नहीं जाएगा। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत 19(1) जो है प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह की भी बात होती है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 में हो गया। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जो भी अपराधी है उसको भी अधिकार है कि वो अपना वकील रखे, वो अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तो इसका जो अधिकार है वह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अगर अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीवन और
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण की बात अनुच्छेद 21 में किया गया है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड डलहौजी? सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। जरा जानिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। इसे ही हम घेरे की नीति के नाम से जानते हैं और इसका उद्देश्य क्या था वो देखिए। भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी पर निर्भर करने के लिए बाध्य करना था। पहले होता क्या था कि जो भी कंपनी थी वह बोलती थी कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, बाकी मैं आप हमको कुछ एरिया दे दीजिए जहाँ पे मैं कर वसूलूँगा, या फिर आप हमको इतना पॉन्ड ऐसे दीजिए। शुरुआती दौर में ये सब होता था। इसे ही हम क्या कहते थे? घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहते थे। जारी किसके द्वारा किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अब कुछ और जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल या वायसराय हुए हैं उनको जानते हैं। डलहौजी 1848 से 1856 के बीच में, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कई सारे कार्य किए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दूसरा जो एंग्लो सिख वार हुआ था वह इन्हीं के समय में हुआ था 1849 में। और चूक का सिद्धांत एक्चुअली हिंदी में अलग से लिखा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की जो नीति थी वह इन्हीं के द्वारा था 1848 डलहौजी के द्वारा। उसके बाद बॉम्बे से ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन 1853 ईस्वी, जैसा हमने पिछले प्रश्न में भी बताया था, और 1951 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। लोक निर्माण विभाग PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो आप सुनते हैं, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही सबसे पहले किया था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। फिर उसके बाद भारत की राजधानी यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे बनाया गया? शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का श्रेय जाता है डलहौजी। अभी अगर हम कॉर्नवालिस की बात करें तो 1789 से 93 के बीच में, और सबसे महत्वपूर्ण जो है 1793 में कानून को संहिताबद्ध लिखने का कार्य जो था ये इनके द्वारा किया गया था। जिला जज के पद का सृजन कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो आप सिविल सेवा की परीक्षा देने यानी BPSC UPSC की बात कर रहे हैं तो उसमें भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। एक और महत्वपूर्ण योगदान है किनका? कॉर्नवालिस का। इस यहाँ स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है ये कॉर्नवालिस से संबंधित है, और यहाँ जो दिख रहा है ये डलहौजी से संबंधित है। तो एक और हो गया, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 में स्टार्ट किया गया। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, विधि संहिताकरण यानी लॉ कोडिफिकेशन से, अस्थाई बंदोबस्त से। सही जो आंसर हो जाएगा वह होगा विधि संहिताकरण या लॉ कोडिफिकेशन से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? सही आंसर होगा दांडी मार्च में गांधी जी ने ये बात कही थी कि घुटनों पर बैठकर मैंने रोटी मांगी लेकिन मुझे पत्थर मिले। जरा आप समझिए दांडी मार्च के बारे में। 24 दिन की अवधि के लिए 385 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की थी। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से दांडी तक गए थे। और दांडी में ये शुरुआत कब हुई थी आपसे ये पूछा जाता है? 12 अप्रैल 1930 ईस्वी। और जो 24 दिन आप जोड़िएगा तो वह हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। तो 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे और वहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए जो नमक कानून था उसको वहाँ पे नमक बना के तोड़ा था। तो ये हो गया। भारत के नियंत्रक एवं लेखा का महालेखा परीक्षक राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके सामने प्रस्तुत करती है? अभी राज्य के लेखा परीक्षक होते हैं वह राज्य में किसके सामने प्रस्तुत करते हैं? तो वह राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। यानी संविधान सभा
के प्रारूप जो बनाने वाले सदस्य थे उनको कहाँ से चुना गया था? तो डिफरेंट प्रांत के विधानसभाओं से चुना गया था। अगला है एक प्राकृतिक बहुलक निम्न में से कौन सा है? बेकेलाइट, सेल्यूलोज, पीवीसी या फिर नायलॉन। सही आंसर होगा सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। देख लीजिए, रेशम भी एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक वैसा होता है जो प्रकृति में होते हैं और उन्हें सिर्फ निकाला जाता है, तो वो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जबकि कृत्रिम बहुलक प्रयोगशाला में बनाए, जैसे अगर हम नायलॉन की बात करें तो यह एक कृत्रिम बहुलक है, इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। जबकि सेल्यूलोज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। अन्य जान लीजिए, रेशम, ऊन, डीएनए, सेल्यूलोज, प्रोटीन, रबड़, ये सभी जो हैं यह प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और कृत्रिम बहुलक जैसा कि मैंने बताया, प्लास्टिक जो है वह सबसे आम कृत्रिम बहुलक है। अन्य नायलॉन, पॉलीईथर, ये सभी बहुलक हो जाते हैं। जब मंडल आयोग बनाया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर इंदिरा गांधी। मंडल आयोग वही जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया, तो यह मंडल आयोग ने ही इसकी सिफारिश की थी। तो पूछा गया है कि मंडल आयोग जिस समय बनाया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। ये शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति के जांच के लिए 1979 में, और मंडल आयोग क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल नामक व्यक्ति ने किया था। और इसे द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग भी कहा गया। 1980 में रिपोर्ट आया जिसके तहत 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। जय हिंद।